गुड इवनिंग ऑल। आपका रेलवे धाम पटना के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? वैद्युत धारा के लिए सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपके फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, वोल्टता अपॉन प्रतिरोध, रेसिस्टेंस इंटू वोल्टेज, प्रतिरोध गुना वोल्टेज, वोल्टेज प्लस रेसिस्टेंस, वोल्टेज प्लस प्रतिरोध, रेसिस्टेंस अपॉन वोल्टेज, प्रतिरोध वटा वोल्टेज। क्या होता है? यही आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इसरो 28/8/2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करें इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं जो हमारा V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। ठीक है, और I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा, जहां आपका V क्या है? V आपका वोल्टेज है और R क्या है? रेसिस्टेंस है। ठीक है, R क्या है? रेसिस्टेंस है। वोल्टेज को क्या बोलते हैं? वोल्टता बोलते हैं, और रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, और आई का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट की अगर बात करें तो करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम होता है। ठीक है ना, ओम होता है। और आपको ये भी बताए थे रेसिस्टेंस, अगर प्रतिरोध की बात हो तब तो ठीक है, आप लोग बोल देंगे कि ओम होता है, लेकिन अगर एक्सएल एक्ससी या इम्पीडेंस जेड की बात हो उसका भी ओम होता है। ठीक है ना, आपको बताए थे, क्या बताए थे? कैपेसिटिव इंडक्टेंस, जिसको धारिता प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है ना, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? धारिता प्रतिघात बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का हिंदी क्या होता है? प्रेरक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरक प्रतिघात, और ये क्या हो जाएगा आपका? धारिता प्रतिघात। इसको किससे डिनोट करते हैं आप? XC से, और इसको किससे डिनोट करते हैं? XL से। इसका भी यूनिट क्या होता है? इसका भी यूनिट ओम होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है। और एक आपका होता है इम्पीडेंस, जिसका हिंदी क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। इम्पीडेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिबाधा होता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तीनों का यूनिट ओम होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और एक बात और करें तो वोल्टेज के बारे में तो आप लोग जान गए कि यूनिट यूनिट वोल्ट होता है। एक चीज और, अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, जहां आप उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? विभवांतर बोल दे, या आपका EMF बोल दे। ठीक है ना, सबका यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही होगा। ध्यान रखना है, पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो अभी अगर फिलहाल बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही आपका क्या है? यही आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आप लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
विच मेटल हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सबसे उच्च चालकता वाली धातु कौन सी है? सबसे उच्च चालकता वाली धातु कौन सी है आपको ये बताना है। पहला गोल्ड है, दूसरा कॉपर है, तीसरा आयरन है, चौथा सिल्वर है। कौन सा है? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। और ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपको बेसिक साइंस, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपका CBT 2 में, उसमें भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और अगर दूसरे एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये सब बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आपका जो फीटर डीजल वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग उनको भी पढ़ना है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बताना है कि कौन सा मेटल है जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो आप लोग जानते हैं कि सिल्वर जो होता है आपका, चांदी जो होता है आपका, ये क्या होता है? ये आपका बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है ना। सर्वोत्तम चालक होता है कंडक्टर, ये सर्वोत्तम चालक होता है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर आपका क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। अब बात आती है कि हम लोग सिल्वर का तो यूज़ करते नहीं है, घरों में जो तार होती है वो चांदी की तो लगाते नहीं है, तो क्यों नहीं लगाते हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर चांदी की लगा देंगे, चांदी कैसे है, बहुत, ये चांदी क्या होती है? बहुत कॉस्टली होती है, चांदी बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी है। तो क्या होगा? तुरंत चोर जो हैं उठाकर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका घर में कनेक्शन दिखाई भी नहीं देगा, तार एक भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सिल्वर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर के बाद कौन सा होता है? हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तांबा का यूज़ करते हैं। लेकिन बेस्ट कंडक्टर क्या है आपका? सिल्वर है। ये तो ठीक है, ये तो पूछ लिया कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। ये बात तो हो गई। अगर सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि सिल्वर है। साथ ही साथ अगर ऐसे लिखा रहे कि ये सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है तो आप लोग बता देंगे कि सिल्वर की होती है, सबसे अच्छा चालक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होगी, ठीक है ना। सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होगी? तो आप लोग जानते हैं कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, लोएस्ट रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, सबसे कम प्रतिरोधकता, ठीक है ना, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोल देना है? सिल्वर का। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है क्या? रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर का है तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? सबसे कम होगा सिल्वर का, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, और हम लोग घर में किसका यूज़ करते हैं? तो तांबा का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक तापमान गुणांक है? निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कौन सा है? आपका ऑप्शन है स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर, आरटीडी, थर्मोकपल। बोल रहा है किसमें निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। और ये क्वेश्चन आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों से 10/2/2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसका होता है, ये आपका थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो होता है इसका निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। अब बात आती है निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, ठीक है, कि निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम कब बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कब बोलेंगे, पीटीसी और एनटीसी, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट,
ठीक है ना। ये आपका हो गया ये धनात्मक तापमान गुणांक और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मेटल है उसका हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहने का मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये किस में होता है, मेटल बोलिए या कंडक्टर बोलिए, इसमें होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो जब हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या हो, ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेसिस्टेंस आपका घटता है, और जब हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, इसमें बोले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा, तब इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। वो किस में होता है, कंडक्टर या मेटल, सीधे याद रखिएगा, मेटल में होता है, ठीक है, मेटल में होता है या कंडक्टर में होता है, ठीक है। और अगर बात करें निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, या फिर आप लोग यहाँ पे कंडक्टर भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर बात करें निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, तो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में क्या होगा, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए और रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो ये किस में होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक, और किस में होता है, इंसुलेटर, कुचालक, ठीक है। ये आपका किस में होता है, इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर क्या होता है आपका, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कौन सा होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर बात करें ऑप्शन की तो थर्मिस्टर जो होता है आपका, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेसिस्टर होता है। ये अगर बात करें तो ये अगर इसकी बात करें तो थर्मिस्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका इसरो प्रॉपल्शन महेंद्रगिरी ये 22/4/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा था आइडियल करेंट सोर्स विल हैव, आइडियल करेंट सोर्स में क्या होता है, आदर्श धारा स्रोत में होगा, क्या होगा, हाई इंटरनल रेसिस्टेंस, उच्च आंतरिक प्रतिरोध, जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, एन इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, और लो इंटरनल रेसिस्टेंस, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है कि आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है। तो सबसे पहले आपका आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, तो देखिए करंट सोर्स आपका क्या होता है, तो करंट सोर्स यही आपका करंट सोर्स है। करंट सोर्स में आपका पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है, ठीक है, पैरेलल में, समानांतर में या समांतर आप लोग बोलते हैं, उसमें आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है। यही आपका है, यही आपका RI है, यही आपका क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, यही आपका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, यही आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। इसी के बारे में बात कर रहा है कि अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो यही आपका क्या है, ISA इंटरनल, ये करंट सोर्स है। देखिए यहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे, ये आपका RL होगा, ये आपका क्या होगा, लोड प्रतिरोध, लोड रेसिस्टेंस। अगर बात करें आइडियल की, अब आइडियल की बात करते हैं। ये तो आपका प्रैक्टिकली सर्किट बना हुआ है कि करंट सोर्स में रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है ये बताए हैं। अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बात करेंगे तो देखिए हम लोग
हम लोग को इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात करना है, तो करंट सोर्स से हम लोग करंट सोर्स को आइडियल कब बोलेंगे? जब जितना करंट आपका सोर्स दे रहा है सारा का सारा लोड के पास पहुंच जाए, तभी हम लोग बोलेंगे कि आइडियल है। मतलब कि बीच में कोई ड्रॉप ना हो, ठीक है, बीच में कोई ड्रॉप ना हो, कुछ भी लॉस ना हो, तब हम लोग बोलेंगे कि आइडियल है। तो यहाँ से करंट सोर्स अगर आपको सारा का सारा करंट आरएल को दे दे, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि आइडियल सोर्स है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए इस रेसिस्टेंस की बात करें, आर इंटरनल की बात करें, तो सारा का सारा करंट आरएल के पास पहुँच जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए ओपन। यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा भी रेजिस्टेंस रहेगा तो ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें दो पार्ट में क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा, इस ब्रांच में करंट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है कि ओपन तो हम लिख दिए, ठीक है, खुला परिपथ होना चाहिए, ये हम लोग लिख दिए कि ओपन होना चाहिए, ये तो आपको हम आंसर बता दिए कि ओपन होना चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ पे शॉर्ट कर दे, एक लघु परिपथ बना दे, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इसी से चला जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं करंट जो है, आपकी धारा जो है वो क्या करती है, ये सबसे कम रेसिस्टेंस वाली पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। तो अगर उसको सबसे कम रेसिस्टेंस वाला पाथ मिल जाएगा, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, इससे आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपका ओपन सर्किट होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ये ब्रांच क्या होना चाहिए, ब्रांच ओपन होना चाहिए, और ब्रांच क्या होना चाहिए, ये आपका ओपन होना चाहिए। और ओपन ब्रांच का रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसीलिए करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट उस ब्रांच से करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, आरएल के पास जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होगा, जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होगा, एंड इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। यही आपका आइडियल करंट सोर्स का बात था। चलिए, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ टू रेसिस्टर्स आर प्लेस्ड इन सीरीज इज द फाइनल रेसिस्टेंस। श्रृंखला में यदि दो प्रतिरोधकों को रखा जाए तो अंतिम प्रतिरोध क्या होगा। बोल रहा है सीरीज में दो प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो अंतिम प्रतिरोध क्या होगा, हायर होगा, उच्चतर होगा, लोअर होगा, निम्नतर होगा, या सेम रह जाएगा, समान रह जाएगा। कैनॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका इसरो 28/8/2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं आप लोग जानते हैं, इस टाइप से। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये सीरीज की बात करें तो टोटल फाइनल रेसिस्टेंस क्या होता है, R टोटल क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाइयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 10/12/2016 को पूछा गया है, ठीक है। बोल रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी बताए थे, अगर कोई भी कंडक्टर है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ, अगर तापमान वृद्धि हो रही है तो एक चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, आपको बताना है। और आपका ऑप्शन है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ये सेम रह जाएगी और जीरो हो जाएगी, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है, ये अभी जस्ट आपको बताए हैं, क्या हो जाएगी। कंडक्टर की बात करें तो क्या बताए हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, PTC, ठीक है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये भी ऐड कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, टू कैपेसिटर्स 9 माइक्रोफराड और 18 माइक्रोफराड इन सीरीज विल हैव टोटल कैपेसिटेंस ऑफ, बोल रहे हैं श्रेणी में बद्ध दो संधारित्र 9 माइक्रोफराड और 18 माइक्रोफराड की कुल धारिता होगी 27 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 162 माइक्रोफराड, 180 माइक्रोफराड। और ये क्वेश्चन आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों से 10/12/2016 में पूछा है। ठीक है, चलिए क्या है कैपेसिटर का वैल्यू, C1 मान लेते हैं, C1 है जो 9 माइक्रोफराड है, C2 जो है आपका क्या है 18 माइक्रोफराड, और किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है या सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक है, तो बात करें तो बताए थे आपको कैपेसिटर के बारे में कि रेसिस्टेंस से उल्टा इसका वैल्यू निकलता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जैसे हम लोग निकालते हैं उससे उल्टा कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। और हम क्या बताए हैं, दो कैपेसिटर अगर है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का आपको डायरेक्टली फार्मूला भी पता है, क्या हो जाता है सी इक्विवेलेंट दो के लिए आपका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट हो जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और आपको ये भी बताए थे कि अगर ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो ध्यान से यूज करना है, लास्ट में रेसिप्रोकल उल्टा करने के लिए नहीं भूलना है, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। C1 है आपका 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18, 162 अपॉन 0 17 27, ठीक है, कैलकुलेशन चलिए कैंसिल करते हैं। ये कितना बार में करें, 9 बार में करते हैं 3 से, ये 3 × 5 = 15, 3 × 12, 9 × 6 = 54। चलिए 6 माइक्रोफराड आ रहा है, 6 माइक्रोफराड आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है। देखिए जो आपका ओम्स लॉ होता है उसका जो आपका ग्राफ आता है, कर्व जो आता है वो कैसा आता है, पैराबोला आता है, परवलयकार आता है, आपका साइन फंक्शन आता है, आपका लीनियर आता है, रैखिक आता है, आपका हाइपरबोला आता है, क्या आता है, ये आपका इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 21/2/2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ का जो कर्व आता है वो आपका क्या आता है, लीनियर आता है, लीनियर आता है। ठीक है ना, ये आपका कर्व कैसा आता है, ये जो स्लोप बोलते हैं, स्लोप कैसा आता है, लीनियर आता है, लीनियर आता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रैखिक बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। और आपका फार्मूला जो आता है वो क्या आता है, V = IR आता है। ठीक है ना, V = क्या आता है, IR आता है। और ये भी ध्यान रखना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये तापमान हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें इसका क्या हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है डीसी परिपथ में, कोई भी डीसी सर्किट में वोल्टता को घटाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है, संधारित्र का, प्रेरक का, प्रतिरोध का, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपका RRV जम्मू कश्मीर असिस्टेंट लोको पायलट 6/6/2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीसी परिपथ में वोल्टेज को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर, आपको संधारित्र और प्रेरक के बारे में क्या पता है कि ये दोनों जो है आपका क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट है, स्टोरिंग एलिमेंट है, स्टोर करता है। ठीक है ना, क्या स्टोर करता है, अब क्या स्टोर करता है, ठीक है, तो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है ना, ये किस फॉर्म में स्टोर करता है चार्ज को, कैपेसिटर, लिख देते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज को, या फिर सिंपली लिखिए एनर्जी को, एनर्जी को
एनर्जी को, ध्यान से, ठीक है ना, एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, कैपेसिटर एनर्जी को, या चार्ज भी लिख सकते थे, चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है आपका, किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की बात करें तो ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में, आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, और ये विद्युत क्षेत्र के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है। दोनों क्या है यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे चार्ज भी लिख सकते हैं, कैपेसिटर में चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या करता है, स्टोर करता है, दोनों दोनों क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट है। अब रेसिस्टर की बात करें तो रेसिस्टर क्या करेगा, वोल्टेज को घटाने के लिए हम लोग रेसिस्टर का ही यूज करते हैं, रेसिस्टर का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी बेंगलोर एएलपी 15/7/2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसी सर्किट में एक संधारित्र द्वारा प्रस्तुत धारितीय प्रतिघात का मान, क्षमता और आवृत्ति बोल रहा है कि जो आपका एसी सर्किट में संधारित्र द्वारा प्रस्तुत आपका धारितीय प्रतिघात जो होता है, जिसको हम अभी बताए थे, धारितीय प्रतिघात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव ये रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। धारिता प्रतिघात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और जिसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं। XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से XC बराबर क्या आ जाएगा, 1/2πfc आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को पता है। तो देखिए बोल रहा है क्षमता मतलब कैपेसिटेंस, क्षमता, कैपेसिटेंस और आवृत्ति की बात कर रही है। तो कैपेसिटेंस और आवृत्ति के देखिए क्या होगा कि समान होता है, बिल्कुल भी नहीं, कम होता है, बिल्कुल भी नहीं, अनुपातिक है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्या है, विपरीत समानुपाती है। क्या है, विपरीत समानुपाती को क्या बोलते हैं, ये व्युत्क्रम बोलते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है, XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/fc के, तो क्या हो जाएगा, विपरीत समानुपाती। और इसका यूनिट क्या बताए हैं, इसका यूनिट जो बताए हैं वो क्या बताए हैं, यूनिट ओम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, ध्यान में रखना है। और यही अगर कैपेसिटेंस, सिंपली कैपेसिटेंस की बात करेगा या कैपेसिटर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, या इंडक्टेंस की बात करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेनरी, इसका हो जाएगा फराड, ठीक है ना, इसका हो जाएगा हेनरी इंडक्टेंस का, और कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, फराड हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि हम लोग माइक्रो मिली ये सब लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो छोटी क्वांटिटी में यूज़, ये माइक्रो फराड मतलब छोटा यूनिट होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का फराड होता है और इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें अगर रिएक्टेंस लगाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्षमता और आवृत्ति के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या विपरीत समानुपाती है, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, धारितीय प्रतिघात की माप की जाती है ओम में, वोल्ट में, एम्पियर में, फैराड में। तो ये आपको अभी बताए हैं किस में की जाती है, ओम में। धारितीय प्रतिघात मतलब, धारितीय प्रतिघात मतलब अभी बताए हैं आपको, जस्ट बताए हैं क्या, XC के बारे में ही चर्चा हो रहा है, जो आपको अभी जस्ट बताए हैं ओम में मेजर की जाती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट लोको पायलट 15/7/2012 में पूछा है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है समानांतर क्रम में संयोजित 30 माइक्रोफराड के 3 संधारित्रों की कुल धारिता क्या होगी। ठीक है, समानांतर में बोल रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट 10/10/2004 में पूछा है। तो देखिए समानांतर में बोल रहा है 3 कैपेसिटर। तो क्या बताए थे, फिगर ना भी बनाए तब भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि रेसिस्टर का उल्टा निकालना है। समानांतर बोल रहा है तो क्या करेंगे, समानांतर कुल धारिता, कुल धारिता क्या हो जाएगी, कुल धारिता क्या हो जाएगी, 3 है तो 3 गुना 30 कर देंगे, क्या हो जाएगी 90 माइक्रो फराड हो जाएगा। आपको डायरेक्टली बताए थे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 90 माइक्रो फराड। ठीक है ना, आपको डायरेक्टली रेसिस्टर जब पढ़ाए थे तब बताए थे सीरीज में जो रेसिस्टेंस निकालते हैं अगर सेम रेसिस्टेंस का वैल्यू हो, रेसिस्टेंस का सेम वैल्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, और जितना नंबर में ये कनेक्टेड होता है उतना नंबर से उस वैल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाता है इक्विवेलेंट। तो आपका देखिए सीरीज में जो रेसिस्टेंस जैसे निकालते हैं वैसे पैरेलल में क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कुल धारिता 90 माइक्रो फराड। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 23/1/2019 का पूछा हुआ है। पिछले बार जो एलपी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो देखिए आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर 10 ओम दिया हुआ है और आपका वी बराबर क्या दिया हुआ है, वी बराबर दिया है 100 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। तो क्या हो जाएगा 100/10 क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 10 एम्पियर की धारा 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। ठीक है, बोल रहा है कि 10 एम्पियर की धारा है और 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न जो हीट होगा वो कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 10 एम्पियर आपका, और क्या दिया हुआ है आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, यही दिया हुआ है। और क्या निकालना है, एच निकालना है। एच इक्वल्स टू वाट हम लोग क्या जानते हैं, एच इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर टी जानते हैं। ठीक है ना, एच इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर टी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग पहले टी निकालेंगे। ठीक है ना, अच्छा ऊष्मा पूछा है और ऊष्मा पूछा है आपका और वाट में दिया है, इसीलिए यहाँ पे हीट ना करके यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, हीट ना करके यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे कितनी शक्ति उत्पन्न शक्ति, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन किस में है, वाट में है। सारा ऑप्शन किस में है, वाट में है। उत्पन्न पावर कर लीजिएगा, सारा ऑप्शन किस में है, वाट में है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, पावर पूछना चाह रहा है, शक्ति पूछना चाह रहा है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं। P इक्वल्स टू हम लोग VI भी जानते हैं, P इक्वल्स टू हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं, क्या क्या VI भी जानते हैं, P इक्वल्स टू VI जानते हैं, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर जानते हैं और P इक्वल्स टू क्या जानते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर जानते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, I और R दिया हुआ है तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगेगा। क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, चलिए सब 10 ही है। क्या हो जाएगा 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। अगर बोल रहा है श्रेणी क्रम में, सीरीज में अगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में सीरीज में करंट जो है, करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है, सेम होता है और आपका वोल्टेज का क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, श्रेणी में धारा समान, ठीक है, और समानांतर में वोल्टेज समान।
वोल्टेज समान, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम बोल रहा है तो क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगर आर की बात करें, आर कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। आपका आई कितना दिया हुआ है, 0.75 एम्पियर दिया हुआ है। तो ईएमएफ बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो ईएमएफ क्या होता है आपका, आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है। क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 2 प्लेस पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो कितना हो जाएगा आपका 15 वोल्ट हो जाएगा। और बताए थे आपको ईएमएफ हो, वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, कुछ भी लिखा हुआ रहे तो सबका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो 15 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बोल रहा है धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट 2008 में भी पूछा है और आरआरबी रांची लोको पायलट 2003 में भी पूछा है। बोल रहा है कि धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं, आपको बताना है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं, तो आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं, आपका बताए थे। आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है। आपका 3 इफेक्ट बताए थे, तो यहाँ पे हीटिंग ना देके क्या दिया हुआ है, थर्मल दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, थर्मल हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा और केमिकल हो जाएगा। शॉक ये नहीं होगा, ठीक है ना। आपका फोटो इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं और बोल रहा है क्वेश्चन, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या हैं, धारा को प्रवाह करने के लिए हम लोग को मिनिमम क्या क्या चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। वोल्टेज सोर्स, चालक, अचालक तथा आमीटर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आमीटर भी क्या करता है, आमीटर करंट को मेजर करता है, जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, ठीक है ना। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, यही आपका मिनिमम पूछ रहा है, कम से कम क्या होना चाहिए, तो कंडक्टर होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपका करंट फ्लो हो जाएगा। और एक चीज़ और, सर्किट जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, हमेशा सर्किट क्लोज होनी चाहिए। बंद परिपथ में ही आपका धारा का प्रवाह होगा। आपका अगर सर्किट ओपन रहेगा तो आपका करंट का फ्लो नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका स्विच का कोई ज़रूरत नहीं है और मतलब कि कंपल्सरी नहीं है कि एकदम होना ही चाहिए, ठीक है। फ्यूज भी एकदम कंपल्सरी नहीं है कि होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। हम लोग कैसे पता करते हैं कि धारा अवेलेबल है, ठीक है। करंट का प्रेजेंस का ज्ञान कैसे होता है, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सिकंदराबाद लोको पायलट 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चमकने से बिल्कुल भी नहीं। और ये बिल्कुल सही है कि जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसी से हम लोग जानते हैं कि करंट का प्रवाह हो रहा है या करंट उपस्थित है, ठीक है। उत्पन्न प्रभावों से, ठीक है, ये विद्युत झटके से नहीं होगा, चटकने की ध्वनि से बिल्कुल नहीं। तो उत्पन्न प्रभावों से हम लोग जानते हैं कि करंट अवेलेबल है, करंट प्रेजेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक चालक में y सेकेंड के लिए x एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। y सेकेंड के लिए x एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उस चालक पर कूलम्ब में कितना आवेश प्रवाहित होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी भुवनेश्वर लोको पायलट 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये पहले देखते हैं। t दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, y सेकेंड। और अगर बात करें धारा की, धारा मतलब कि I की बात करें तो I कितना दिया हुआ है आपका
एक्स एम्पियर। पूछ रहा है क्या, आवेश क्यू की बात कर रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज क्या हम लोग किस में मेजर करते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब होता है। चलिए, तो Q इक्वल्स टू हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू आई टी, आई का वैल्यू x, t का वैल्यू y, ये क्या हो जाएगा, कुलम्ब हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, कुलम्ब आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कुलम्ब का नियम किसके समान होता है। आवेशों के बीच बल के लिए जो कुलम्ब का रूल है वो किसके समान होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का, ऊर्जा के संरक्षण नियम के, ऊर्जा के गति नियम के। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी मुंबई लोको पायलट 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं जो दो आवेश होता है, जो दो चार्ज होता है, उसके बीच में जो बल लगता है वो कुलम्ब के नियम से हम लोग निकालते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। K क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम्ब स्क्वायर, कुलम्ब स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और आप लोग अगर बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, आप लोग जानते हैं क्या होता है F इक्वल्स टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और G क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होता है, यही। तो आप लोग बोल सकते हैं किसके जैसा होता है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। चलिए, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन बोल रहा है 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, किलोवाट, वाट दिया है मतलब कि पावर दिया हुआ है 2.2 किलोवाट, और आपका क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या निकालना है, R निकालना है, R इक्वल्स टू वाट। हम लोग जानते हैं, अभी तीनों फार्मूला लिखे थे, P इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो निकाल दीजिए P तो दिया हुआ है ही कितना, तो R निकालना है ना, यहीं पे पहले एक बार और लिख लेते हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो V स्क्वायर 220 गुना 220 और बटा क्या हो जाएगा 2.2 किलोवाट है, किलोवाट को क्या करेंगे वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करें 1000 से गुना कर देंगे, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 जाएगा। अब कैंसिल कीजिए, देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो को उड़ा दीजिए, 22 से 22 को उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 22 ओम आ जाएगा, 22 ओम आ जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है जब किसी चालक कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी चेन्नई लोको पायलट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ता है, समान रहता है, कम होता है, उपरोक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं करंट का फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, मतलब कि तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 24 यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो सकता है, कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी इलाहाबाद लोको पायलट 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई, प्रतिरोध के जो वायर कंडक्टर है उसका लंबाई क्या कर दिया जा रहा है, प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई, एक जो कंडक्टर है उसका प्रतिरोध दिया हुआ है 0.4 ओम, उसकी लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आर के बारे में जानते हैं, आर के बारे में जानते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और लेंथ को क्या कर दिया जा रहा है, लंबाई, ये लंबाई है आपका
ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि पहले से 0.4 ओम था तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 0.8 ओम हो जाएगा, डबल हो जाएगा रेसिस्टेंस भी। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्रमशः 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस सर्किट में गुजरने वाली धारा है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है 3 ओम और 6 ओम की प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है और 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीरीज में ये आपका 3 ओम है, ये आपका क्या है 6 ओम है और ये आपका क्या है 18 वोल्ट की बैटरी है। 18 वोल्ट की बैटरी है तो करंट का कितना फ्लो होगा, तो आर पहले आर टोटल निकाल लेते हैं। आर क्या हो जाएगा आपका 3 + 6 = 9 ओम हो जाएगा। आपका वी दिया हुआ है 18 वोल्ट। आई क्या हो जाएगा, आई = V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18/9 = 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी रांची लोको पायलट 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट दो रेसिस्टेंस के लिए आप डायरेक्टली निकालना जानते हैं, क्या हो जाएगा R1 R2/R1 + R2 क्या हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, 6 × 18, 6 × 9 क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है। लैंप में धारा होगी, कितनी धारा होगी 0.25 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी मुंबई लोको पायलट 2007 में पूछा है और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2012 में पूछा है। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, मतलब कि वाट में दिया हुआ है, मतलब कि पावर दिया हुआ है। ठीक है, पीक कितना दिया हुआ है 55 वाट, वी दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आई कितनी होगी। तो आप लोग पावर इक्वल्स टू क्या जानते हैं, V × I, 220 × I और ये पावर कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, तो I = क्या हो जाएगा 220/55, 4 बार में कैंसिल होगा, 4 बार में कैंसिल होगा और ये कितना आ जाएगा, क्या पूछ रहा है, लैंप में धारा होगी, लैंप में धारा होगी, लैंप में कितनी धारा होगी ये पूछ रहा है। आपका P दिया हुआ है 220 P दिया हुआ है 55 वाट और लैंप में वोल्टेज कितना दिया हुआ है, लैंप को 220 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। ठीक है, लैंप का वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो लैंप में धारा होगी, लैंप में धारा होगी, एक काम कीजिए यहाँ से पहले R निकालिए। ठीक है, R निकालिए, R = क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा आपका, पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद लैंप में कितना रेसिस्टेंस होगा, उसके बाद फिर हम लोग करंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगर R की बात करें तो R क्या हो जाएगा P/V² हो जाएगा। P आपका कितना है 55 है अपॉन V² कितना हो जाएगा 220 × 220। और अगर हम लोग करंट निकालें, I निकालें तो I क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा आपका V/R और आपका हो जाएगा V कितना है 220 है अपॉन आपका R कितना है, R आपका है 55 और ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या है R/V
V अपॉन R है, R आपका कितना है 55, यहाँ पे ही लिख देते हैं 220 इंटू 220, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल होके 220 इंटू 220 इंटू 220 अपॉन 55, लेकिन V अपॉन R, R इक्वल्स टू P अपॉन V स्क्वायर, P इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सब ये उल्टा लिखा हुआ है ना, आप लोग बोले नहीं, ये R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये P इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन क्या हो जाएगा 55, एक काम करते हैं यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना, 55 55 यहाँ पे 55, ये 4 से कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन R होता है, तो यहाँ से V कितना है 220 अपॉन 880, अब कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्या हो जाएगा 4 1 अपॉन 4 0.25 0.25 एम्पियर, ठीक है ना, यहाँ पे गलती था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, R इक्वल्स टू ये P अपॉन V स्क्वायर नहीं V स्क्वायर अपॉन P होता है, पावर का फार्मूला हम लोग 3 फार्मूला जानते हैं, तीनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, और हड़बड़ में नहीं बनाना है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आराम आराम से बनाना है। P इक्वल्स टू क्या होता है VI होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है I स्क्वायर R होता है, और P इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, यही 3 फार्मूला है पावर का, आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात कितना है 4:1 है, R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी रांची लोको पायलट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग करंट के बारे में क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग V इक्वल्स टू आई आर आता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और अगर करंट की बात करें I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, करंट के बारे में बोलें तो करंट जो होता है रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर व्युत क्रमानुपाती की बात करें तो देखिए क्या होता है, अगर करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा घटेगा, अगर ऐसे भी बोल सकते हैं रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा घट जाएगा, अगर रेसिस्टेंस घटाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यही होता है व्युत क्रमानुपाती। तो यहाँ पे अगर R1 अपॉन R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4:1 दिया हुआ है, तो देखिए I1 अपॉन I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:4, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आरआरबी सिकंदराबाद लोको पायलट 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध होते हैं कार्बन एवं वायर उंड में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं वायर वाउंड होते हैं, ठीक है, वायर वाउंड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध, आपका जो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो किस पे निर्भर करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी कोलकाता लोको पायलट 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A जानते हैं, और ये ही आपका जो रो है यही इसी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और यही आपका
हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है ना, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। एक तो इतना पूरा दिया हुआ रहेगा तो इसको भी लिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रेसिस्टिविटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल से आपका रेसिस्टेंस बना हुआ है उसी पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में कभी भी मटेरियल आ गया तो उसी को टिक करना है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई एवं एरिया, ये तो ठीक है डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये देख लेना है कि मटेरियल आ रहा है या नहीं आ रहा है, सामग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किस सामग्री से बनी हुई है। तो देखिए चालक की आ रहा है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो हम लोग इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कभी भी रेसिस्टिविटी रहेगा तो सबसे पहले मटेरियल, ठीक है ना, सबसे पहले मटेरियल, उसके बाद ही लंबाई और जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ये सब बाद में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेज इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो, द स्टेटेड लॉ इज कॉल्ड। बोल रहा है कि जो भी पोटेंशियल है किसी भी सर्किट में क्लोज सर्किट में जो आपका पोटेंशियल है सबका सम क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। समेशन ऑफ वी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका वोल्टेज है उसका समेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो आपको ये बताए थे ये किससे होता है, ये आपका किससे होता है, ये आपका केवीएल बताता है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताता है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताता है। केवीएल के बारे में क्या बताए थे कि कोई भी आपका एक लूप है उसमें आपका जो सम ऑफ टोटल वोल्टेज होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ईएमएफ प्लस वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, या फिर बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका क्या है, यही आपका केवीएल है। और केवीएल के बारे में क्या बताए थे, केवीएल के बारे में आपको और क्या बताए थे, केवीएल के बारे में आपको क्या बताए थे कि आपका ये क्रिचॉफ्स जो था वो दो रूल दिया था। फर्स्ट आपका केसीएल होता है, सेकेंड आपका क्या होता है, केवीएल होता है, और ये केवीएल है। केसीएल अगर बोलेगा तो समेशन ऑफ करंट आपका जीरो होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउट गोइंग करंट। जो भी करंट आ रही है किसी भी नोड पर, उसमें नोड पर लगता है, इसमें लूप में लगता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। केसीएल हमेशा नोड पर लगता है, कोई एक बिंदु पे लगता है। नोड किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांच मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड या जंक्शन बोलते हैं। तो केसीएल क्या बोलता है, किसी भी नोड पर जो इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, या फिर ऐसे भी बोला जाता है सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट प्लस टोटल आउटगोइंग करंट का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है अलजेब्रिक सम इसमें करंट का जीरो होगा और इसमें क्या होगा, वोल्टेज का जीरो होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि ये किस पे बेस्ड होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, और ये किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी पे बेस्ड होता है। चलिए तो सेकेंड लॉ बोल रहा था तो सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, ये सॉरी केवीएल बोल रहा था तो केवीएल क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन 2015 में पूछा है। बोल रहा है एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोध में कितना मान होगा, प्रतिरोध का कितना मान होगा। तो एक टेबल बनाइए पहले, क्या बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन, ये कलर से ही लिख देते हैं पहले, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। अब देखिए बी मीन्स क्या होगा, बी मीन्स आपका होता है, बी मीन्स होता है आपका ब्लैक, ब्राउन रेड, ब्लैक ब्राउन रेड, ऑरेंज येलो ग्रीन, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लू, वायलेट आपका क्या हो जाएगा, ग्रे,
आपका क्या हो जाएगा, वाइट, ये आपका हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं, ठीक है, कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं। अब कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये टेबल आपको बना लेना है, ये टेबल आपको बना लेना है। जब भी आपको कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये टेबल बना लेना है, ठीक है ना, आपको ये टेबल बना लेना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये टेबल जब आप लोग बना लिए तो जो रेसिस्टेंस लिखा हुआ है वो पहले लिख दीजिए। ब्राउन लिखा हुआ है, ब्राउन है, काला है, ब्लैक है, और आपका क्या है, हरा है, ग्रीन है, और आपका क्या है, गोल्ड है, सुनहरा है। देखिए फर्स्ट दो हम लोग एज इट इज नंबर लिख देते हैं। तो ब्राउन, ब्राउन 1 नंबर पे है, ब्लैक 0 पे है, दो हम लोग एज इट इज नंबर लिख देते हैं। इसमें हम लोग मल्टीप्लायर लिखते हैं। मल्टीप्लायर मतलब पहले 10 लिखेंगे और जो भी जिस भी प्लेस पे रहेगा उसको क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। तो ग्रीन 5वें नंबर पे है, पावर में 5 लिख देंगे। और ये क्या बताता है, लास्ट वाला जो बैंड होता है, लास्ट वाला कलर बैंड होता है, वो टॉलरेंस को बताता है, त्रुटि को बताता है। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड का क्या होता है, प्लस माइनस 5%, आपका सिल्वर का क्या होता है, प्लस माइनस 10%, आपका कोई कलर नहीं रहेगा तब उसका क्या होता है, प्लस माइनस 20%। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5%। तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही हट गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 10⁶ लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%। और 10⁶ को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा ओम और प्लस माइनस 5%। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये किलो है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन बोल रहा है जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह से जोड़ा जाए कि धारा प्रवाह सिर्फ एक ही मार्ग से उपलब्ध हो तो उस परिपथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रेणी समांतर परिपथ, ना तो श्रेणी ना तो समांतर परिपथ, श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ। जब एक ही पाथ होगा, आपको बताए थे एक ही पाथ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा, सीरीज सर्किट बोला जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी परिपथ। धारा केवल एक ही मार्ग से फ्लो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज में धारा क्या होती है, सेम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। क्या बोल रहा है, दो बराबर प्रतिरोध है जो किस में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और कुल प्रतिरोध कितना है, 800 ओम है। यदि वो समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएलटीजी टू डेट 25/1/2019 का पूछा हुआ है, ठीक है। दो बराबर प्रतिरोध जो है वो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि प्रतिरोध ये R1 है, उसका भी वैल्यू क्या है, R1 है, उसका भी वैल्यू R है, और R2 है, उसका भी वैल्यू क्या है, R है, तभी तो बराबर होगा। और R इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है आपका, R इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, 800 ओम दिया हुआ है, 800 ओम दिया हुआ है। तो देखिए R इक्विवेलेंट अगर इससे निकाले, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 2R बराबर 800 ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 400 ओम। अब 400 ओम को पैरेलल में जोड़ दें, 400 ओम को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। ये किस में, ये आपकी इतनी बात हुई वो सीरीज के लिए बात हुई। अब अगर पैरेलल में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, क्योंकि दो ही है ना, तो R/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 400/2 200 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ के कुल प्रतिरोध 100 ओम है। पहले दो प्रतिरोध 30 ओम तथा 50 ओम है। तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आपका पीजीसीआईएल टेक्नीशियन आपका 14/11/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सीरीज में आपका R टोटल कितना होता है, R1 + R2 + R3। आपका R टोटल दिया हुआ है 100 ओम। आपका दो प्रतिरोध दिया हुआ है 30 +
50 प्लस R3, आप R3 निकाल लेंगे, क्या करेंगे 100 माइनस 30, यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, एक ही बार में लिख देंगे। तो 50 30 80 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20 ओम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 36 पे आते हैं। फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज कैपेसिटर एक्ट्स, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन आपका RS MSSB इंस्ट्रक्टर वायरमैन 24/3/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे काम करता है, ओपन सर्किट की तरह, रेक्टिफायर की तरह, एम्पलीफायर की तरह या शॉर्ट सर्किट की तरह। तो देखिए हाई फ्रिक्वेंसी XC के बारे में हम लोग जानते हैं, कैपेसिटर देखिए ध्यान से देखिएगा, XC के बारे में हम लोग जानते हैं 1/2 पाई FC होता है। ठीक है, 1/2 पाई FC होता है। ठीक है ना, 1/2 पाई FC होता है। तो अगर बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो XC का वैल्यू क्या होगा, XC का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और XC क्या होता है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और इसका यूनिट क्या बताए थे, ओम होता है। तो देखिए अगर ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, अगर रेसिस्टेंस कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये XC का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं, XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और इसका यूनिट किस में होता है, ओम में होता है। तो ओम का वैल्यू अगर कम हो जाए तो वो ये सर्किट कैसी हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, लघु परिपथ की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर रिसाइड्स इन, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है तो उसमें ऊर्जा रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में से कोई नहीं। तो आपको बताए थे अभी, ये कुछ क्वेश्चन पहले आया था कि आपका कैपेसिटर में कोई क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम बताए थे कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में स्टोर होती है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और ये क्वेश्चन आपका RS MSSB इंस्ट्रक्टर वायरमैन 24/3/2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, 3 रेसिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो आपका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, निकाल लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 20 10 प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 9 10 19 बटा 20। और ये किसका वैल्यू आया है, ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है। और हम आपको बार बार बताए हैं कि R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, 20/19 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक लघु पथित संधारित्र शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज होता है। अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है तो उसका वोल्टेज कितना होगा, ये DMRC मेंटेनर 17/2/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई कैपेसिटर शॉर्टेड होता है तो उसका वोल्टेज कितना होगा। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो वोल्टेज, कोई कैपेसिटेंस रहेगा ही नहीं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज रहेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा। शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है।
और ये क्वेश्चन आपका DMRC मेंटेनर 20/2/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कुछ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 2 टर्मिनल के बीच में, वोल्टेज के 2 टर्मिनल के बीच में। और ये क्या बोल रहा है, लघुपतित हो जाए। लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब ये था तब करंट कितना हो रहा था, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, जब वो था तब R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। मतलब कि करंट क्या होता, करंट आपका इस टाइम देखिए करंट ये आ रहा था, अब देखिए जब ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद, ये शॉर्ट सर्किट होने के पहले, शॉर्ट सर्किट होने के पहले, अब शॉर्ट सर्किट होने के बाद, शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए आई V अपॉन R1 प्लस R3 हो जाएगा। V जो है ये I जो है V अपॉन R1 प्लस R3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R2 कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, उसके कारण क्या I कुछ तो कम होगा। अब क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस हट गया तो देखिए उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट जो है बढ़ जाएगा। करंट क्या है, करंट क्या हो जाएगा आपका, धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आपको इसको वैल्यू लेके भी समझ सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी समझ सकते हैं। जैसे तीनों 4-4 ओम का ले लीजिए, तो 4 4 8 4 12, पहले 12 था, ये 12 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए, तो 12 पहले क्या आ रहा था, 12/12 1 एम्पियर आ रहा था। अब अगर 4 4 ये 8 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाती है, करंट बढ़ जाती है। ठीक है, आज का हमारा यही इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो आप नोट्स बनाएं उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।